नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ। और दंगल में हम बात कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के आए नतीजों पर, जिसने सबको चौंका दिया है। भाजपा ने जहां सत्ता में हैट्रिक लगाई है, वहीं कांग्रेस 37 पर सिमट गई। लेकिन ये हुआ क्या? कुछ बेहद अहम सवाल हैं जिन पर इस दंगल में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे आज के सवाल हैं: हरियाणा में हैट्रिक, क्या चला मोदी ट्रिक? चुनावी नतीजे आए, क्या संदेश लाए? हरियाणा में कैसे हुआ खेल? इन सबको समझेंगे। हरियाणा में हैट्रिक, क्या चली मोदी ट्रिक? चुनाव नतीजे आए, क्या संदेश लाए? और हरियाणा में कैसे हुआ खेल, ये समझने की जरूरत है। आपको बता दें कि भाजपा को 48 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 37, 2 इनेलो और 3 इंडिपेंडेंट। ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने तीसरी बार हैट्रिक लगाई है, और पहली बार ही है कि इंडिपेंडेंट बहुत ही कम जो हैं वो हरियाणा विधानसभा में चुनकर आए हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं इस चर्चा में, जिनसे बात करेंगे। सुरेंद्र भाटिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार, प्रियदर्शनी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, और वेद प्रकाश विद्रोही हैं कांग्रेस से। आप सभी का स्वागत है। प्रियदर्शनी, सबसे पहले आप ही के पास आती हूं। सबसे पहले बधाई, बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रही है, कैसे देखती हैं? नवजोत जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू और बधाई। हमें, मुझे लगता है इस बधाई के पात्र पूरे हरियाणा वासी हैं जी, सारे हरियाणा की जनता है। देखिए, ये अंडर करंट हमें तो दिख रहा था, क्योंकि जब हम जमीन पे जा रहे थे, मैं खुद डोर टू डोर कैंपेन भी की, जा रही थी गांव में, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, मैं वहां पे भी जा रही थी। हाँ। तो ये अंडर करंट तो हमें दिख रहा था। कांग्रेसियों को क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि वो हमेशा ऊपरी और सतह वाली राजनीति में ही उनका ध्यान था, और इसके पीछे कारण ये है कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे। दूसरी बात, एक कारण नहीं होता कोई भी जो चुनाव जो आप हारते हैं या जीतते हैं, ठीक है, एक कारण तो नहीं हो सकता, इसमें बड़े अनगिनत कारण हैं। एक मैसेज जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है कि आरक्षण ये खत्म करना चाहते थे, ये मैसेज अच्छा नहीं गया वंचित वर्ग पे। वंचित वर्ग ने इसको बड़ा अपमानजनक माना, और उसमें भी आपने साफ साफ तब कर दिया जब आपने अपने कुमारी शैलजा को चुनाव नहीं लड़ने दिया, उनको जिसको कहते हैं साइडलाइन कर दिया। प्रियदर्शनी जी, मैं कारणों पे आती हूँ, क्योंकि कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जितने नंबर आए, जो क्लियर मैंडेट जनता ने इस बार भाजपा को तीसरी बार दिया, 48, 46 पहली बार 2014 में आए थे, फिर 41 2019 में, और इस बार 48, इसको किस तरह से आप देख रही हैं? क्या इतना एंटिसिपेटेड था? एंटिसिपेटेड था, बिल्कुल एंटिसिपेटेड था। 38% वोट शेयर आया है हमारा। हाँ। ठीक है, आप ये सोचिए, ये तो हमारा वोट शेयर 2014 में भी नहीं था जो अभी इस समय आया है वोट शेयर, ठीक है। तो एंटिसिपेटेड था। हम जब जा रहे थे लोगों के पास, जनता के पास, और जो रिपोर्ट्स आ रही थी, तो साफ लग रहा था कि जनता में कहीं ना कहीं एक नायाब सिंह सैनी जी के चेहरे को लेके ना एक पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि हर किसी को एक ऐसा मुख्यमंत्री, मैं शायद आप ही के डिबेट में, नवजोत जी, याद होगा अगर आपको, कि मैंने बोला था कि लोगों को चेहरा ऐसा नहीं चाहिए जो बहुत डोमिनेटेड। आजकल वो ट्रेंड चला गया है कि आप किसी को गुंडागर्दी करो, दादागिरी करो, आजकल ये नहीं चलता। हर किसी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गर्ल नेक्स्ट डोर हो, बॉय नेक्स्ट डोर हो। वो जो इमेज, वो जो है नायाब सिंह सैनी में जो करिश्मा है, मुझे नहीं लगता कि प्रदेश के इस समय किसी भी कांग्रेस के एक भी नेता में ये करिश्मा था, और यही कारण है कि एक लीडरशिप का लैक होना इनको, इनके फेलियर का कारण रहा है। ठीक है, हमारे प्रवक्ता अक्सर आके इनसे पूछते थे कि आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। ये इधर उधर की बातें करते रहते थे कि हमारे यहाँ एक तरीका है, एक प्रोटोकॉल है। अरे प्रोटोकॉल तो ये भी कहता है कि आपका संगठन भी होना चाहिए, लेकिन संगठन भी तो नहीं था आपका। बिल्कुल, आते हैं उस पर प्रियदर्शनी, आते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपने जो सबसे अहम पॉइंट बताया कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की भाजपा ने, वो एक प्लस पॉइंट था। प्लस नायब सैनी की अपनी पर्सनालिटी की, लोगों से वो इजीली मिक्सअप हुए, लोगों के लिए अप्रोचेबल थे, लोगों के बीच में थे, ये एक भाजपा के लिए एसेट था। कांग्रेस के, अब थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि कांग्रेस की हार के कारण क्या रहे। पूरी तरह हुड्डा का कंट्रोल दिखा, बाकी नेता किनारे कर दिए गए, क्या ये एक बड़ी वजह थी?
हरियाणा में कांग्रेस क्यों हारी, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जाटों की तरफ ज्यादा झुकाव और गैर जाट और बाकी बिरादरी दूर हो गई, ये भी एक कारण बना। संगठन का ना होना, जो बहुत बार कई बार जो इनकी गुटबाजी रही और ये मुद्दा उठा भी कि कांग्रेस लंबे समय से अपना संगठन नहीं बना पाई है, ये भी एक बड़ा कारण रहा। टिकट बंटवारा सही से ना होना, ये भी क्या एक बड़ा कारण था। और सिटिंग एंड गेटिंग के फॉर्मूले पे जो टिकट वितरण किया गया, क्या वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया। पार्टी नेताओं की गुटबाजी जिस पर हमने बात की, और चुनाव के वक्त ये नाराजगी को कंट्रोल नहीं कर पाए, जो बागी हुए, तो भीतरघात भी हुआ, ये भी एक वजह क्या हो सकती है। कांग्रेस की गारंटी पर लोगों ने क्या भरोसा नहीं किया और भाजपा के संकल्प पर ज्यादा वोट दिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वेद प्रकाश जी, आपका क्या कहना है, क्यों कांग्रेस सेल्फ गोल करती हुई दिखाई दी, गुटबाजी क्या इतनी हावी पड़ गई। सभी साथियों को नमस्कार, भाजपा को मुबारक। देखिए, जब कोई दल हार जाता है तो उस पर जो चाहे आरोप लगाए जा सकते हैं, और जीता हुआ दल कुछ भी अपनी उपलब्धियां बता सकता है, क्योंकि ये जनादेश होता है। लेकिन वास्तविकता ये है, ना तो मोदी का कोई मैजिक था, ना कोई नायब सिंह का कोई चेहरा था, और ना भाजपा पर किसी को विश्वास था। ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस की फेलियर है, और कांग्रेस की फेलियर है। और मैं तो 1 साल से अप्रत्यक्ष रूप से हर चैनल पर कहा करता था कि भाजपा के पास ना कोई उपलब्धि है, ना कोई कार्यक्रम है, और वो चुनाव को जाट और गैर जाट की राजनीति में ले जाकर अपनी चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं। वेद प्रकाश जी, लीजिए, आप नहीं सुनना चाहते तो मैडम मैं चुप। मैं बिल्कुल सुनना चाहती हूँ, लेकिन एक सवाल इसी के साथ था, इसीलिए आपको टोका ताकि आप उसका भी उत्तर साथ ही दे दें। अच्छा लगा कि आपने बहुत ओपनली एक्सेप्ट किया कि ये कांग्रेस का फेलियर था, लेकिन क्या उस फेलियर को कंट्रोल नहीं किया गया। मैं जब बताता तो अच्छा ठीक है वेद जी, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। ले टूट जाती, फेलियर भी मैं बताता ना। चलिए बोलिए। तो ये कांग्रेस की फेलियर थी, और ये मैं विभिन्न चैनलों पर विगत 1 साल से लगातार कह रहा हूं। और जब भी मैं कहता था, विभिन्न प्रवक्ता भी मेरी बात पर हंसते थे, एंकर भी हंसते थे, विश्लेषक भी हंसते थे, और वही हुआ। पहले मैं ये साबित करूं कि वो हुआ कैसे है। आप विश्लेषण कीजिए पूरे चुनाव का। भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है। पहले विगत 2 सरकारें बनी हैं, उनका भी अगर आप विश्लेषण कर ले, वो भी दक्षिणी हरियाणा अहीरवाल के बल पर बनी थी। और अब की बार बनी, वो तो विशुद्ध दक्षिणी हरियाणा अहीरवाल के बल पर बनी। अहीरवाल की 11 सीटें हैं जो प्योरली अहीर बाहुल सीटें हैं, और 3 सीटें ऐसी हैं जो जिसकी तरफ अहीर हो जाते हैं वो जीत जाता है। दादरी है, आपकी बाडड़ा है, और आपकी लोहारू। इन 14 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस ने जीती है, 12 सीटें भाजपा ने जीती। आप अनुमान लगाइए कि अगर ये 12 सीट नहीं जीत पाते और हालात कुछ और होते तो क्या भाजपा सत्ता में आ जाती? सवाल है नहीं। पर वो जीते। क्यों जीते? उसका सबसे बड़ा मैंने बताया प्रशंसन था जाट गैर जाट की राजनीति। और ये जाट गैर जाट की राजनीति आज से शुरू नहीं हुई है, 2009 से शुरू हुई है। और अगर आप मेरे पुराने वक्तव्य देखो, भाटिया जी पुराने पत्रकार हैं, इनको याद भी होगा, मैं 2009 से इस मुद्दे को उठा रहा हूं कि कांग्रेस जब तक जाट गैर जाट की राजनीति में संतुलन स्थापित नहीं होगी, कांग्रेस हारेगी। 2014 में हारी, 2019 में हारी, 2024 में भी हार गई। अब उस संतुलन को भाजपा तो स्वाभाविक है भुलाएगी, हम भाजपा को दोष कैसे दे सकते हैं? हमारे नेताओं ने उस संतुलन को और आगे बढ़ाया। हमने अपने आचरण से, अपने क्रियाकलापों से ये भय पैदा किया एक वर्ग विशेष में, विशेषकर गैर जाट और अहीरवाल में, कुछ दलितों में, कि यदि भाजपा की कांग्रेस की सरकार आई तो जाटवाद चलेगा। अगर हम इस पर अंकुश लगा लेते अपने आचरण से तो हम नहीं हारते। और बहन शैलजा ने रूठ कर उस
प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। उनका अपमान हुआ नहीं हुआ ये एक अलग इशू है, इस पर अलग बहस हो सकती है, पर चुनाव के समय उनका प्रदर्शन, उनका आचरण भाजपा की जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने वाला रहा। और उसमें हम जिम्मेदार हैं, हमारे नेता जिम्मेदार हैं, मैं कोई दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराता। उससे हमारे हाथ से जीती बाजी चली गई। दलित वर्ग ने तो अब भी हमको वोट दिया है, कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ है। भाजपा कहां वोट ले पाई है? हिसार के अंदर, सोनीपत के अंदर और जींद के अंदर, यहां लिया है उन्होंने। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसमें हमारे जो पूर्व विधायक हैं, जो अपूर्व हो गए, उस समय जो विधायक थे उनमें बहुत से ऐसे थे जिनकी टिकट कटनी चाहिए थी। मैं उदाहरण के रूप में ही बताता हूं, जगबीर मलिक था गोहाना से, अगर हम उसकी टिकट काट देते जीत जाते। कुलदीप शर्मा है, मुख्यमंत्री जी के मित्र हैं, मैं तो खुलेआम मुख्यमंत्री को उनके मुंह पर कहता हूं ये हम पर बोझ है, इसकी टिकट गन्नौर से काट देते, वो जीत जाते हम। इसी तरह हिसार के अंदर हमने गलत टिकटें बांटी, अगर हम ढंग से टिकटें बांटते हम जीत जाते। तो सिरसा में हम जीत गए, अगर दलित वोट हमसे खिलाफ होता तो हम क्यों जीत जाते? चलिए, कुरुक्षेत्र में जीत गए। अगर बहुत बड़े योद्धा होते सैनी साहब, तो सैनी साहब हैं कहां के? कुरुक्षेत्र के और अंबाला के। कुरुक्षेत्र के सांसद बने, अंबाला के नारायणगढ़ के। वहां क्या हाल हुआ है? अगर चित्रा सरवाला को हम टिकट दे देते तो बड़बोले बीज कहां होते आपको अच्छी तरह मालूम है। हमने खत्म कर देता हूं, हमने आधा दर्जन टिकटें गलत बांटी, उसकी वजह से हमारे ऊपर आघात हुआ। और हमारे 10 बागियों को हम बना नहीं पाए, वो हमारी हार का कारण बने। अगर हमारे नेता गंभीरता और ईमानदारी से उन्हें मनाने का प्रयास करते तो वो मान सकते थे। इस तरह 10-12 8 से 10 सीटें या 6 से 8 मान लो, 6 से 8 सीटें हमने खुद खो दी अपने कारणों से, और 4-5 सीटें हमने दक्षिणी हरियाणा में हम जीत सकते थे। ठीक है वेद जी, अच्छा लगा, पहली बार किसी प्रवक्ता ने बहुत ईमानदारी से चीजों को एक्सेप्ट करके अपनी बात रखी है। वेद प्रकाश विद्रोही आपने, और ये जरूरी भी है, बहुत ईमानदारी, और क्योंकि अगर इसका एनालिसिस ना हो तो शायद चीजें बेटर नहीं हो सकती हैं। लेकिन ये बात है कि जितनी ईमानदारी से यहाँ पर आपने आज नतीजों के बाद ये बातें रखी हैं, अगर इतनी ही ईमानदारी से सभी संगठन में रख रहे होते तो शायद वहां दबाव काम करता। बहरहाल भाटिया जी के पास चलूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा ग्राफिक्स के जरिए समझ लें जो वेद प्रकाश जी ने भी कहा कि अहीरवाल बेल्ट के नतीजे क्या इंडिकेट करते हैं। बीजेपी ने अहीरवाल में जो एरियाज आते हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, 11 सीटें हैं। 2014 में भाजपा को यहां 11 मिली थी, 2019 में 8 और 2024 में 10 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 2014 में यहां कोई सीट नहीं थी, 2019 में 2 और 2024 में 1। अब जीटी करनाल बेल्ट की हम बात करते हैं, जो हमेशा से कहा जाता है कि भाजपा का स्ट्रांग होल्ड रहा है। अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पानीपत, 23 सीटें हैं। भाजपा को 2024 में 21 मिली थी, 2019 में 12 और 2024 में 14। कांग्रेस को 2014 में यहां कोई सीट नहीं थी, 2019 में 9 और 2024 में भी 9। बात करते हैं देश वाली बेल्ट की। रोहतक, सोनीपत, झज्जर जिले की 14 सीटें हैं। भाजपा को 2014 में 4 मिली थी, 19 में 2 और 2024 में 4। कांग्रेस को 2014 में 10, 2019 में 11 और 2024 में 8। यहां भी कांग्रेस को नुकसान हुआ है। साउथ हरियाणा की, दक्षिण हरियाणा की हम बात करते हैं। फरीदाबाद, पलवल जिले की 9 सीटें। भाजपा को 14 में 3, 19 में 7 और 2024 में भी 7। और कांग्रेस को 2014 में 3, 2019 में 1 और 2024 में 2। यानी यहां भी कांग्रेस अपना करिश्मा नहीं दिखा पाई है। सुरेंद्र भाटिया जी, आपकी नजर में ये जो उलट पुलट हुआ सारा, भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई, कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया है क्या आपकी नजर में? बिल्कुल, मैं आज वेद प्रकाश विद्रोही जी ने जिस ढंग से साफगोई से बात की है जी, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको मैं बता दूं
मैं वो इतना स्पष्ट, वैसे वो बहुत स्पष्ट बोले, उनके प्रवक्ता जितने कांग्रेस के कभी नहीं बोलते, मैं उससे थोड़ा सा और ज्यादा स्पष्ट कर देता हूं। बिल्कुल। मैं ये जो हार है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की हार है, हाँ। और ये उनके अहंकार की हार है। उन्होंने जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को हाईजैक करके, दीपक बावरिया की बात मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूं, दीपक बावरिया जो प्रदेश प्रभारी थे कांग्रेस के, उन्हें हाईजैक किया हुआ था। उनसे रिपोर्टें हाईकमान को जो भिजवा रहे थे बिल्कुल गलत भिजवा रहे थे। नतीजों के इसी बाद दुख में शायद वो अस्पताल तक पहुंच गए दीपक बावरिया। आप नतीजों के बाद देखेंगे कुमारी शैलजा, जिन्हें बहुत कमजोर माना जा रहा था, जिन्हें मैं वो शब्द वैसे चैनल पे नहीं कहना चाहता, जिन्हें एक किस्म से अपमानित किया गया, उस नेत्री को जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस के लिए लगाया, सबसे अंत में उकलाना की एक सीट जो कुमारी शैलजा अपने लिए चाहती थी या अपने परिवार के अपने किसी समर्थक के लिए चाहती थी भी, अगर कांग्रेस बहुमत में आए और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वो सीट वो खाली करवा लें। वो सीट जानबूझ के एक ऐसे व्यक्ति को दी गई जो उनका विरोधी था। उचाना की नारनौंद की सीट, नारनौंद में तो कमाल ये हो गया, कांग्रेस के एक समर्थक ने उनके बारे में जब अपशब्द कहे, और सिरसा के रोड़ी की एक सीट, सिरसा से वो पार्लियामेंट की सांसद है 3 बार की, उनके पिता 4 बार की। सिरसा की 9 सीटों में से केवल उन्हें एक सीट दी गई, और अंबाला में जो है पूर्व सांसद थी, अंबाला में 6 सीटें उन्हें मिली, और उनमें से अधिकांश सीटें कुमारी शैलजा के समर्थक जीते। और अंबाला सिटी, जैसे अंबाला कैंट जो बात कर रहे थे अनिल विज, और वो सीट अवश्य गलत दी गई और वहां पे अनिल विज जीते। दूसरी बात, लोगों को जब ये लगने लगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उन्हीं पर वही मुख्यमंत्री बनेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने एक माइक्रो मैनेजमेंट किया। वो माइक्रो मैनेजमेंट ये किया कि उन्होंने जाट बहुल्य क्षेत्र में ब्राह्मण को टिकट दी, और कांग्रेस के 1-2 जाट वहां पे विद्रोही खड़े हुए, और इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी ने भी माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए जाट, अपने किसी समर्थक जाट को खड़ा किया। मैं 2 सीटों का जिक्र करूंगा, आपको अपने आप अपने दर्शकों को समझ आ जाएगा। उचाना की सीट पे एक नए अत्री को टिकट दिया गया, लेकिन वहां पर मार्जिन भाटिया जी बिल्कुल कम है। आपको रोक रही हूँ जी, मैं आ रही हूँ वापस। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, भाटिया जी मजबूरी एक छोटा सा ब्रेक, और जल्द लौट रहे हैं। इस चर्चा को जारी रखेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, इस विश्लेषण को समझना जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। परत दर परत समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनावी परिणाम के जो नतीजे आए हैं वो क्या संदेश दे रहे हैं। जी भाटिया जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करें। मैं ये कह रहा था, उचाना में देवेंद्र अत्री जीते भारतीय जनता पार्टी से 32 वोटों से जी, और वहां पे हुड्डा साहब का एक विशेष समर्थक नरेंद्र गोकड़िया 31,456 वोट ले गया। हाँ, हुड्डा साहब ने उन्हें बिठाया नहीं। हुड्डा साहब अगर उन्हें फोन करते तो वो व्यक्ति बैठ जाता। हुड्डा साहब भी चाहे अपने ही मामा बुआ के जो भाई हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, शायद उनको भी निपटाना चाहते थे। तो यानी ये तो सिर्फ अपने स्कोर्स सेटल करने वाला जो चुनाव कांग्रेस के लिए बन के रह गया भाटिया साहब की, जहां इसी प्रकार एक और सीट, हाँ, जो जाट बहुल्य सीट राम कुमार गौतम को सफीदों भेजा गया जी, वो 4,037 वोटों से मिले जीते। वहां पे एक जसबीर देसवाल 20,114 वोट लिए उन्होंने। मैं अंबाला कैंट और अंबाला सिटी की सीट पे दीपेंद्र हुड्डा स्पेशल हेलीकॉप्टर लेके वहां अंबाला पहुंचे। वहां पे अंबाला सिटी में निर्मल सिंह के सामने जो चुनाव एक लड़ रहा था कांग्रेस का, उसको बैठाया। चित्रा से बात नहीं की। अगर चित्रा से बात की जाती
तो चित्रा भी शायद समझ चित्रा के भी आ जाती, तो वहां मतलब ऐसी 10 सीटें हैं। जी। आम आदमी पार्टी से समझौता राहुल गांधी के चाहने पे भी हुड्डा साहब ने नहीं होने दिया, और 5 सीटें आम आदमी पार्टी को देते। डब वाली सीट 610 वोटों से हारे, और वहां पे आम आदमी पार्टी ने 6,606 वोट लिए कुलदीप गधराना तो ने। यानी आपकी नजर में भाटिया जी कि ये जो गठबंधन नहीं हुआ, आपसे इसका खमियाजा वोट काटू जिस तरह से कह रहे थे, ये कांग्रेस 5 को इसका सीटों नुकसान पे हुआ? असर पड़ा मैडम, 5 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने असर डाला। 10 सीटों पे हुड्डा साहब के जो समर्थक थे, जो खड़े थे, जिन्हें नहीं। और मैं एक चीज और अपनी पूरी जिम्मेवारी से कह दूं, एक कुछ दिन पहले हम कुछ पत्रकार और एक हुड्डा समर्थक नेता बैठे थे, तो उन्होंने पूछा क्या हो रहा है, मैंने कहा 60 सीटें आ रही हैं हाँ। कांग्रेस की। हाँ। तो हुड्डा समर्थक नेता बोले, कहता जी हमें 60 चाहिए नहीं, हमें तो 40 चाहिए। ये मैं उनका नाम, क्योंकि वो मेरे मित्र है, नाम लेना अच्छी बात नहीं है। हुड्डा के समर्थक अक्सर ये कहते थे कि अगर हमारी 45 से 50 के बीच में आएंगी तो हमें कोई भी मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। 60 जी। से ऊपर आएंगी तो 2005 का खेला हो सकता है। दूसरा, जिस ढंग से कुमारी शैलजा को अपमानित किया गया, एससी वर्ग छिटक बैठ गया। गया। और एक अगर आप ललन टॉप के इंटरव्यू पे जाएं, मैं आती हूँ भाटिया साहब, आपको रोक रही हूँ, प्रियदर्शनी को एक बार मैं बात करना चाहूंगी। एक चीज क्या कि मैं जी। आपको एक फिर जी। आप जी। विद्रोही से, कुमारी शैलजा ने स्पष्ट रूप से ये कहा था, उन्होंने कहा आप किन किन सीटों पे चुनाव प्रचार के लिए जाएंगी। हाँ। उन्होंने कहा जो बुलाएगा। उन्होंने बिल्कुल। कहा हुड्डा साहब के समर्थक कहते वो बुलाएंगे नहीं, और उन्होंने नहीं बुलाया। दिल्ली से सोनीपत बहुत नजदीक था, करनाल नजदीक था, बिल्कुल। वहां कुमारी शैलजा को बुलाया जाता तो 3 4 5 सीटें निकलती। गुटबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस को ले बैठी। प्रियदर्शनी, भाजपा की जहां बात आती है मैनेजमेंट, बूथ लेवल तक संगठन और पन्ना प्रमुख, माइक्रो मैनेजमेंट सीटों का, ये बहुत बड़े एसेट रहे भाजपा के। बिल्कुल। हाँ। पहले तो मैं विद्रोही भाई को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, क्रॉस द पार्टी लाइन। आज इन्होंने जो बात बोली है वो मतलब सच में, मतलब शायद ही कोई प्रवक्ता एक अपनी पार्टी का पक्ष इस तरीके से साफ सुथरे तरीके से और बेबाकी से रखेगा। तो मैं तो पहले तो एक अप्रिशिएट करूंगी, ये वाकई तारीफ करने वाली बात है। दूसरी बात कि मैं जो जितनी भी बातें और समीकरण, ये सारे समीकरण तो है ही, लेकिन इसमें हमें ये भी नहीं भूल जाना चाहिए कि जो आपका सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी का एज कहाँ रहा। एज यहाँ रहा कि हम सब संगठित रहे। मैं ये नहीं बोलती हूँ, बिल्कुल नहीं बोल रही, मैं भी एक सत्य बोल रही हूँ आज, ठीक है, कि ऐसा नहीं था कि किसी के मतभेद नहीं थे, हो सकते, जब इतना बड़ा वृक्ष है तो मतभेद होना स्वाभाविक सी बात है। मतभेद थे, दल बदल भी हुए, लोग नाराज भी हुए, लेकिन उनको मनाने की कोशिश की गई। रोना भी हुआ, सब हुआ। हाँ। लेकिन क्या मुख्यमंत्री साहब क्या लोगों के पास जाके, ये तो तस्वीरें साफ हैं, सबके सामने हैं, क्या नहीं गए हैं मिलने के लिए, मनाने के लिए, मान मनोबल हुआ है? क्या इस तरीके की चीजें क्या हुड्डा साहब की तरफ से नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। क्या ये जो ईगो राइड चल रही थी, ये ईगो राइड भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, जब चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी में, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को एक किनार करने के बाद इनका सिर्फ हमारा एक ही मकसद होता है कि हम अपन चुनाव जो है संगठित होकर मिलकर लड़े, चाहे हमारे प्रभारी हो, चाहे जिसको कहते हैं हमारे उप प्रभारी हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जानबूझ के चुनाव तक नहीं लड़े, जबकि वो राय से सिटिंग एमएलए थे, लेकिन उन्होंने कहा हमारे लिए सबसे प्रमुख हमारा संगठन है, उसके बाद कोई कुछ है। और मुझे लगता है कि ये कार्यशैली ही है। और ये कार्यशैली, अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि यार पहले तो आप आम आदमी पार्टी में थी, आप 3-4 महीने में कैसे कार्यशैली समझ गई? तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, मेरी माताजी 35 साल से भारतीय जनता पार्टी की एक प्रमुख नेताओं में थी, तो मुझे मालूम है ये कार्यशैली मैंने अपने बचपन से देखी हुई है
तो मुझे मालूम है कि ये किस तरीके से संगठनात्मक रूप से जुड़े हुए प्रियदर्शनी, होते आपको हैं। लगता है कि रूठों को मनाने में कामयाब रही भाजपा, वो एक बड़ा प्लस पॉइंट था, और प्लस जो भीतरघात ज्यादा नहीं हुआ वो एक प्लस पॉइंट था, प्लस माइक्रो मैनेजमेंट हर सीट पे, हमारा माइक्रो मैनेजमेंट इतना टाइट। दूसरी बात, मैं एक बात बताऊं, देखिए, एक तो इन्होंने जो सबसे ज्यादा जो सेटबैक लगा है, इनको लगा कि अशोक तंवर एक तुर्क का इक्का ले आए हैं। मैं बताऊं, अशोक तंवर अपना राजनीतिक क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, अपने खुद के समाज में ही, ठीक है, और वैसे भी राजनीतिक रूप से आपकी एक इमेज, एक परसेप्शन, एक नैरेटिव पे चलता है। अगर आपका नैरेटिव खराब है, आपका परसेप्शन खराब है, तब आप कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। अशोक तंवर जी को डैमेज कंट्रोल के लिए ये लोग लेके आए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि वंचित वर्ग इनसे नाराज है। लेकिन ये डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ, इनफैक्ट ये मैसेज लोगों के बीच में और ज्यादा गया है कि आप कितना किसी को पीड़ित करेंगे। चलिए, इसका जवाब तो वेद इसका जवाब तो प्रियदर्शनी वेद प्रकाश जी बेटर दे पाएंगे कि लास्ट मोमेंट पे अशोक तंवर का आना कुछ बेनिफिट कर पाया, या वो मैसेजिंग जो आपने कहा प्रियदर्शनी वो गलत चली गई। वेद प्रकाश जी, एक 10 सेकंड जी ओके, श्योर जी। दूसरी बात की सोनीपत तो एक तरह से गढ़ कहा जाता था, सोनीपत में भी सीटें हम लोग लेके आए हैं। हाँ। मनीष ग्रोवर जी 1200 वोटों से सिर्फ हारे हैं। हाँ। करेक्ट, 1200 वोटों से हारे हैं। अच्छा, जो साउथ हरियाणा की सीटें हैं 11 की 11। आप ये देखिए कि जो टिकट वितरण हुआ है उन मतलब 99% हम लोग सीटों पे निकाल लिए हैं। तो मैं बताऊं, देखिए, टिकट वितरण एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे बादशाहपुर, एक मैं आपको कहानी बताती हूँ। एक राजा होता है, ठीक है, राजा का जब दरबार लगता है तो वो उसमें सब उसके मित्र नहीं होने चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को भी वो रखता है अपने दरबार में जहां पे उनकी जरूरत है, उनको रणनीति बनाने के लिए उन लोगों की जरूरत होती है। एक राजा का सबसे प्रथम धर्म ये होता है, एक राजा का प्रथम धर्म ये नहीं होता है कि मैं सिर्फ अपने फेवरेट लोगों को रखूंगा, और जो मेरे फेवरेट नहीं है मैं उनको भगा दूंगा। ओके प्रियदर्शनी जी, हुड्डा साहब राजा का धर्म ही नहीं निभा पाए। ओके, और बाप बेटा पार्टी ये जो लेबल कर दिया गया, इसका नुकसान भी शायद कांग्रेस को हुआ। वेद प्रकाश जी, आप बेटर इस पर कमेंट कर सकेंगे। जो प्रियदर्शनी ने कहा कि अशोक तंवर का लास्ट मोमेंट पे आना भी कोई मैसेज ब्रॉडर लेवल पे नहीं दे पाया। वेद प्रकाश जी, देखिए नवजोत जी, अशोक तंवर ना फैक्टर जब थे ना, आप पूरे चुनाव का विश्लेषण कर लें। बिल्कुल, अशोक तंवर जहां से चुनाव लड़ते वहां हम जीते हैं पहले ही। तो उनका फैक्टर मैसेज का कोई मतलब ही नहीं है। हम ठीक है, विश्लेषक हैं, अपनी अपनी बात करने का सबका अधिकार है, बिल्कुल, लेकिन वास्तविकता यह है कि जाट और गैर जाट की राजनीति के अलावा कुछ है ही नहीं। अब बहन कह रही थी राजा का, अब ठीक है, इनका अधिकार है क्योंकि जीत गए। दक्षिणी हरियाणा में तो राव इंद्रजीत राजा, और जितनों को टिकट दवाई वो उनके चपरासी। अब ये तो जानते नहीं, मेरे सारे मित्र हैं, क्योंकि मैं और राव इंद्रजीत तो मिलकर ही तो राजनीति करते थे। जितना राव साहब और उनके वर्करों को मैं जानता हूं, हरियाणा में कौन जान सकता है उनको मेरे से ज्यादा। तो 2 टिकटें लेकर आए थे नेता इनके राव के विरोध में, एक अभय सिंह, उसको निपटा दिया राव साहब ने। एक नरवीर को निपटाने की स्थिति में नहीं थे राव साहब, क्योंकि राव साहब का बादशाहपुर में हमेशा ही कमजोर प्रभाव रहा है राव वीरेंद्र सिंह के जमाने से। राव वीरेंद्र सिंह के जमाने में जब 72 साल हो गए इनको राजनीति करते करते। अच्छा वेद जी, इसी के साथ मेरा एक सवाल भी है। कई बड़े दिग्गज जो हैं वो भी अपनी राजनीतिक विरासत यहाँ उनकी भी लगी हुई थी दांव पर। भव्य बिश्नोई, इनफैक्ट ये मैं सुरेंद्र भाटिया जी से भी बात करूंगी, भव्य बिश्नोई भी हार गए। चौधरी बीरेंद्र की राजनीति, क्योंकि वो भले 32 वोटों से हारे लेकिन हार तो हार है, और उन्होंने संकेत भी दिया कि वहां भीतरघात हुआ है। लेकिन आगे क्या वेद प्रकाश जी? अब एक कठिन सफर है कांग्रेस के लिए। आपने जितनी साफगोई से ये बात मानी और कही, अच्छा लगा। एक कठिन सफर है, ओवरहॉलिंग, ये गुटबाजी से तो उभर ही नहीं पाई कितने सालों से कांग्रेस। देखिए, अब कांग्रेस अपने आप उभर जाएगी। उसका कारण है 15 साल जब आप विपक्ष में रह लेते हो तो
तो अच्छे अच्छों के पेज ठीक हो जाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो रिटायर हो जाएंगे इस चुनाव के बाद। हालांकि वो इस पूरे चुनाव में कहते रहे कि मैं ना रिटायर्ड हूं ना टायर्ड हूं। नवजोत जी, कहने और सुनने की क्या फर्क पड़ता है? उम्र ही नहीं रही ना। हर व्यक्ति का एक उम्र के बाद तो हर एक को रिटायर होना पड़ता है। आपकी बात सही है, लेकिन ये ख्वाहिशें ही हैं जो हकीकत और सपनों के बीच आ जाती हैं, बस उसी वजह से नुकसान। वो मैं सहमत हूँ, वो रहेंगी। हाँ। उसकी जगह उनके पुत्र ने ले ली। हाँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो भी पूंजी थी राजनीतिक, वो उनके पुत्र के उत्तराधिकार में मिल गई और दीपेंद्र हुड्डा एक स्थापित नेता बन गए। और दीपेंद्र हुड्डा की कार्यशैली और चेहरे में भूपेंद्र हुड्डा के जो बैगेज था, वो दीपेंद्र हुड्डा पर वो बैगेज नहीं रहेगा। आप थोड़ा सा समझिए, भूपेंद्र हुड्डा पर मैंने खुद कहा 2009 से बैगेज है, वो आज से नहीं है, वो 2009 से चला आ रहा है और उसको खत्म करने का प्रयास नहीं किया गया। पर दीपेंद्र हुड्डा पर वो बैगेज 10% तो रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूर्णतः खत्म हो जाएगा, 10% तो रहेगा, परंतु बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। दूसरा, उसके समानांतर जो दूसरे गैर जाट नेता उभर रहे हैं कांग्रेस में, वो भी आ गए। अब कांग्रेस में गैर जाट नेता कौन थे? कुलदीप बिश्नोई, शैलजा राव, इंद्रजीत सिंह, ये दोनों तो छोड़ गए। और शैलजा को हम उचित सम्मान कह दो या ऐसा परसेप्शन नहीं बना पाए कि हम उनको सम्मान दे रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस में कोई गैर जाट चेहरा है ही नहीं। कांग्रेस में गैर जाट चेहरा न होना कांग्रेस की बहुत बड़ी कमजोरी है। अब चंद्र प्रकाश उभरे हैं। आपने, मैं वहां से शुरू करता हूं, 56 साल की गिरदावरी तोड़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो BCA ग्रुप के हैं, IAS रिटायर्ड है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो BC वर्ग में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब गिरदावरी तोड़ रहा है 56 साल का, एक नेतृत्व उभर गया, वो लंबा चलेगा। और जो पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियां हैं, उनमें एक विश्वास होगा। वो जिस अति पिछड़ी जाति से संबंध रखते हैं, तो उससे कांग्रेस का अति पिछड़ा वर्ग पूरे हरियाणा में संगठित होगा। दलित वर्ग में कई लोग चुनाव लड़े, कई नेता उभरे, वो आएंगे। कुमारी शैलजा का भी वर्चस्व बढ़ेगा, क्योंकि हुड्डा का वर्चस्व घटेगा तो स्वाभाविक है कुमारी शैलजा का भी अब बढ़ेगा राष्ट्रीय राजनीति में महत्व। तो वो दलित वर्ग हमसे जुड़ेगा। और दूसरी तरफ जो जाट और गैर जाट की जो हम पर लेबल था, वो भूपेंद्र हुड्डा की जगह दीपेंद्र हुड्डा के आने से कम होगा। तो कांग्रेस के लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं आने वाली। हाँ, अगर कांग्रेस गठबंधन झारखंड में और महाराष्ट्र में हम चुनाव नहीं जीत पाए, तो निश्चित रूप से हम पर दबाव बढ़ेगा। अब आप पार्टी की बात कर रहे हैं, ये परसेप्शन का खेल है सर। हम आप पार्टी को टिकट देना चाहते थे, कौन कहता नहीं देना चाहते थे, पर अहंकार हम में नहीं था, आप पार्टी में था। आप पार्टी ने मान लिया कि कांग्रेस की 5 सीटें हमारे दम पर जीती है, हमारा तो बड़ा भारी जनाधार है। विभिन्न टीवी चैनलों पर उनके प्रवक्ता एक आध बार मेरे से उलझ जाते थे, मैं बहुत कम टिप्पणियां करता था विपक्ष में, पर मुझे भी एक आध बार कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी। आज उनको कितनी वोट मिली है? अगर वो 4 सीट ले लेते जो उनको दे रहे थे, वो मान गए थे, पर वो ऐसी सीटें चाहते थे जो देने की हम स्थिति में नहीं थे। ठीक है, वे जी आपको रोक रही हूँ जी, क्योंकि वक्त की कमी है। सुरेंद्र भाटिया जी, एक लाइन जी, ओके वे जी, ऐसी स्थिति में हमको एक फायदा होता कि आप पार्टी के आने से हमको एक नॉन जाट का चेहरा केजरीवाल के रूप में मजबूत चेहरा मिल जाता, जो हमको लाभ। ठीक है सुरेंद्र भाटिया जी, पूरी चीज को समअप करने के लिए अगर मैं आपको कहूं तो कैसे देखते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव? तो लगता है कि दलित राजनीति पर आकर और पिछड़े वर्ग की राजनीति पर आकर टिक गया था और बाकी के मुद्दे शायद बहुत बैक स्टेज ले गए। भव्य बिश्नोई भी हारे, कुछ लोग जीते और कुछ लोग अपने बच्चों को इस चुनाव में लॉन्च करने में कामयाब भी रहे। पूरा समअप अगर मैं आपकी नज़र से इसको समझना चाहूँ, आगे की राजनीति किस तरह से आप बढ़ते हुए देखते हैं? हालांकि वेद प्रकाश ने काफी कुछ कहा। सुरेंद्र भाटिया जी। ऐसा है जी, जो वेद प्रकाश जी ने कहा, मुझे तो लगता है वेद प्रकाश जी आज जिस ढंग से आए हैं, वो अगर वो कांग्रेस की यही बातें कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचा पाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पहले भजनलाल परिवार को निपटाया,
फिर बंसीलाल परिवार को निपटाया, राव इंद्रजीत सिंह को निपटाया, अशोक तंवर को निपटाया। एक सेकंड, मैं आपको ये बता दूं जी। कुमारी शैलजा उनके सामने इस प्रकार की नेता है, वो कांग्रेस से निपटने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से कहा, मैं इतने दावे से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं उनको व्यक्तिगत रूप में 1988 से जानता हूं, जब वो सिरसा में पहला चुनाव लड़ने आए थे। मैं उनके पिताजी के साथ भी मेरे अच्छे संबंध थे, मैं तब से पत्रकार था। तो वो परिवार ऐसा है, वो कांग्रेस को छोड़ने वाला नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस को करना है तो उन्हें किसी गैर जाट को, जरूरी नहीं है कुमारी शैलजा, लेकिन कुमारी शैलजा का इतना बड़ा कद है कि वो उनके पास है, और उन्हें दूसरी जातियां भी, जाट भी और जो पंजाबी भी, दूसरी जातियां भी उनका सम्मान करती हैं। अगर वो गैर जाट को लीडर बनाएंगे और जाट को साथ लगाएंगे, तभी कांग्रेस वापसी कर सकती है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को गैर जाट की राजनीति सूट करती है, और 80% गैर जाट, 78% गैर जाट है उसका। हालांकि वोट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। प्रियदर्शनी जी कह रही थी 38%, 38 नहीं 39.94% भारतीय जनता पार्टी को और 39.09 कांग्रेस को मिला। 1 लाख कुछ हजार वोटों का अंतर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जीती और कांग्रेस की रणनीति हारी। कांग्रेस ने जानबूझकर कुमारी शैलजा को घर पे बिठाया, उन्हें अपमानित करके। वो ठीक है भी, कम से कम वो जाने वाली नहीं थी, इसलिए वो नहीं गई। अगर उनको सम्मान देते, 20-25 सीट उनको देते, राहुल गांधी जी 1-2 मीटिंग करते, हुड्डा साहब और दोनों को एक साथ हेलीकॉप्टर में बैठा के पूरे हरियाणा में 50 रैलियां करते, तो निश्चित रूप से कांग्रेस बड़ी जीत की ओर जाती। और अगर वो उसको घोषित भी कर देते मुख्यमंत्री, और दीपेंद्र डिप्टी सीएम घोषित कर देते, तो कांग्रेस जरूर आती। जी शुक्रिया। वक्त की कमी है भाटिया जी, माफी चाहूंगी, आप 10 सेकंड में समाप्त कीजिएगा। जी आप कह रहे थे। मैं केवल ये कह रहा हूं, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की काट करने के लिए उन्हें गैर जाट किसी नेता को आगे बढ़ाना होगा। रणनीति बदलनी होगी, बैलेंस बिठाना होगा। प्रियदर्शनी जी, जलेबी बहुत दिख रही है आजकल भाजपा के ने, मुझे लगता है सभी दफ्तरों में जलेबी की इतनी फेमस हो गई है कि जलेबी से ही इस बार सबका मुंह मीठा कराया है। आपके 10 सेकंड में आपके फाइनल कमेंट्स, क्योंकि इस डिबेट में मिठास घोलनी शायद बेहद जरूरी है, जितनी साफ गोई से आज सभी मेहमानों ने बात की। प्रियदर्शनी, बड़ी ही सार्थक डिबेट। जी मैं आपको बताऊं, देखिए जलेबी का जिक्र इसलिए आ रहा है, जलेबी का बार बार जिक्र इसलिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं एज एन हरियाणवी हमें ये हैरानी हो रही है, ठीक है। योहाना की जलेबी मैं खा खा के पैदा हुई हूँ, मतलब बड़ी हुई हूँ, ठीक है। आई एम श्योर आप भी हरियाणा से ही हैं, तो आपने भी खाई होगी, हम सब ने खाई। हमें कोई हैरानी नहीं होती है। जलेबी, मिठाइयाँ, हिंदुस्तानी मिठाइयाँ, हम पास्ता पिज्जा वाले लोग नहीं है, हम लोग बड़े ही धरातल से, जमीन से जुड़े हुए लोग। 10 सेकंड में, 10 सेकंड, एक मिनट खत्म कर दूंगी, 1 मिनट प्लीज 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 प्लीज। अब क्या मेरा मुद्दा क्या था कि यहाँ पे जयराम रमेश एक क्वेश्चनिंग करते हैं, क्योंकि मैंने ये बोल दिया था कि पहले उसके बाद ईवीएम और ये सब बातें बोलना शुरू कर देंगे। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, विद्रोही भाई ने एक भी बात ऐसी नहीं बोली है। मतलब आप ये देखिए, जयराम रमेश वहां पे चिट्ठी लिख रहे हैं कि धीरे धीरे पोर्टल क्यों चल रहा है, धीरे धीरे क्यों चल रहा है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सरपंची का चुनाव नहीं जीता है, वो आज क्वेश्चन करेगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। चलिए प्रियदर्शनी, बात मिठास की हुई थी, मिठास पे ही इसको खत्म करते हैं। बहुत सार्थक डिबेट रहा। जलेबी के संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ नवजोत जी। देखिए, कुछ भाजपा के साथी अनावश्यक बातें भी करते हैं। इनको मालूम नहीं जलेबी की फ्रोजन फैक्ट्री हरियाणा भारत के हैदराबाद में है और विदेशों के अंदर। चलिए कोई बात नहीं, जलेबी सभी खाएं और राजनीति में मिठास कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, ये बेहद जरूरी है। बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। एक निचोड़ जरूर है कि भाजपा की रणनीति और माइक्रो मैनेजमेंट
कांग्रेस की रणनीति पर भारी जरूर साबित हुई। जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने भी कहा कि भाजपा की रणनीति कामयाब हुई और कांग्रेस की रणनीति फेल हो गई। फिलहाल आने वाले वक्त में ये राजनीतिक समीकरण किस करवट बैठते हैं ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, क्योंकि हरियाणा की जनता तो आपका फैसला सुना ही चुकी है। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।